हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 2 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द लेबर ब्यूरो लॉन्चेस 2 ऑफ द 5 ऑल इंडिया सर्विस। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो गाइस, लेबर ब्यूरो के द्वारा मेनली 5 ऑल इंडिया सर्विस चलाए गए हैं, जिसमें से फिलहाल ही में लेबर ब्यूरो ने 2 जो सर्विस है उनको लॉन्च कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 5 कौन कौन से वो सर्विस है। पहला है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मतलब आप काम ढूंढने की वजह से कितने लोग माइग्रेट होते हैं और कोविड की वजह से उनकी लिविंग कंडीशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या कंडीशंस वो फेस कर रहे हैं, इन सब की हम स्टडी करेंगे। सेकंड है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इसमें हम क्या करेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मतलब जो कंपनीज हैं जिनमें 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, या फिर वो कंपनीज जिसमें 9 या 9 से कम लोग काम करते हैं, उन कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं या कितनी एम्प्लॉयमेंट और प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको एस्टीमेट लगाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। इसमें क्या होगा, पहली बार लाइफ में डोमेस्टिक वर्कर्स के नंबर को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स यू नो वेरी वेल, जैसे आपके घर में कोई मेड हो गई। ठीक है, टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, इसको हम सर्वे करेंगे। लास्ट है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल्स हो गए, लाइक जैसे इफ़ यू आर अ टीचर, ठीक है, और अगर आप कोई लाइक कोचिंग सेंटर खोलते हो तो आप क्या करोगे, कुछ टीचर्स को हायर करोगे। ठीक है, एक दो आप रिसेप्शनिस्ट को हायर करोगे, कुछ फिर आप एक तो मतलब कि सर्वेंट्स को भी हायर करोगे, असिस्टेंट्स को भी हायर करोगे। तो आप क्या करो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्वे उन पे किया जाएगा जो प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जैसे कुछ लॉयर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, सीएस हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये लोग एम्प्लॉयड भी करते हैं लोगों को। ठीक है, तो इन 5 में से जो अभी फर्स्ट जो सर्वे लॉन्च किए गए हैं 2, वो कौन से हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड सेकंड है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, अभी ये जो सर्विस है वो डेवलप और डिज़ाइन किसके द्वारा की गई है, लेबर ब्यूरो के द्वारा, सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी लेबर के जो डिमांड है और वो उनको किस तरह की एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके बीच में जो गैप है उस गैप को पूरा कर सकें। और फिर हम क्या करेंगे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको स्ट्रेटेजिकली बनाएंगे। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो, ये जो हम सर्वे करेंगे वो पेपरलेस होगा, मतलब कि हम इसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करेंगे, जिससे क्या होएगा, जो सर्वे जो कंप्लीट होगा वो बहुत कम टाइम में होगा, मतलब कि नियरली 30 to 40% कम टाइम में जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेबर ब्यूरो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे अंडर है, जिसका काम यही है कि जो भी डाटाज हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वेजेस से रिलेटेड, अर्निंग्स, प्रोडक्टिविटी, लेबर टर्नओवर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सब से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना, उसको पब्लिश करना। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या रिलीज़ करता है, हमने कल भी पढ़ा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इसको पब्लिश करती है। इवन के रूरल लेबर्स और एग्रीकल्चर लेबर्स, ये इन दोनों का जो CPI है उसको पब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। दैट इज़ द 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड वर्चुअली। ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GS2। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 7 कंट्रीज इसकी मेंबर है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, 1997 में इसको फाउंड आउट किया गया थ्रू द बैंक ऑफ डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंस क्या है बिम्स्टेक की, नियरली वर्ल्ड पॉपुलेशन 22% अकाउंट करता है, क्योंकि इंडिया सा मोस्ट पॉपुलस कंट्री, आई मीन सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इन बिम्स्टेक में जो 7 कंट्रीज हैं, इनकी जो कंबाइंड GDP है वो $2.7 ट्रिलियन है। इसके अलावा जो 1/4 जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो बे ऑफ बंगाल से होके ही गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा 6 इस एरियाज पे फोकस करते हैं बिम्स्टेक, स्पेशली ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज पे। फाइन, तो आई होप आपको बिम्स्टेक के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। मीटिंग को हेल्ड किया गया है इन प्रिपरेशन फॉर द 5th बिम्स्टेक समिट, जो कि अगस्त 2021 में होगी, मतलब कि 5th बिम्स्टेक मीटिंग होगी, कब होगी, अगस्त 2021 में। हाईलाइट्स क्या होंगे, इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया सो दैट हम किस तरह से कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम साउथ की कंट्रीज़ को साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने ये भी बोला है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक कोस्टल शिपिंग पैक्ट को जल्दी से जल्दी साइन कर सकते हैं,
बिसाइड्स अनदर एग्रीमेंट, मतलब कि आपको पता है BBIN नेटवर्क चल रहा है इतने, या फिर मोटर व्हीकल्स, इस तरह के जो एग्रीमेंट चल रहे हैं वो क्यों कर चल रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, कनेक्टिविटी लेके आ सके साउथ एशियन कंट्रीज़ को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या चाह रहा है, इस एग्रीमेंट को तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें साथ में कोस्टल शिपिंग पैक्ट को भी साइड करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको कंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर, इसको फाइनलाइज किया कि इसको हम इस बिम्स्टेक मीटिंग में पक्का साइन कर देंगे, ठीक है। बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, जिसमें जो पहले थे 4 कंट्रीज़ थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसके अलावा इसका नाम फिर बिम्स्टेक रख दिया था 2004 में, क्योंकि म्यांमार ने इसको ज्वाइन कर लिया था, फिर नेपाल ने इसको 2004 में ज्वाइन कर लिया था और भूटान ने इसको 2004 में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अब बिम्स्टेक की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस्ड है, देखो ये मेनली किस पे बेस्ड है कि हम सोवरेनिटी इक्वालिटी, मतलब कि हर एक जो कंट्री की जो अपनी सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं कि आप एक दूसरे के देश में के साथ ही मतलब कि कॉन्स्पिरेसी रचो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, आप किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पीसफुल आप इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट, ऐसा काम करोगे जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा ना किसी को अगर नुकसान हो रहा तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन कोऑपरेशन इन कॉम्बाटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये कुछ फोर्स में आए थे लास्ट मंथ, ठीक है। मतलब कि बिम्स्टेक ने ये 2 चीज़ें हैं जो लास्ट मंथ एंड फोर्स में आई है, ठीक है। किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उसको कॉम्बैट करने में किस तरह से हम कोऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड है जो क्या हो रहा है, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है या फिर जो इलीगल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल से गोल्डन क्रिसेंट में, मतलब कि कितना गोल्डन क्रिसेंट साइड में गोल्डन ट्रायंगल में कितना ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई होती है इलीगल वे से, और वो बीच में हमेशा इंडिया आता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज द इंडिया सेट टू एक्सीड वॉलंटरी एमिशंस कट टारगेट, 3rd बाईएनुअल रिपोर्ट टू द UNFCCC। देखो गाइस अभी क्या है, बाईएनुअल का मतलब होता है 2 साल में जो एक बार रिपोर्ट है, तो उसमें बोल रहा है इंडिया क्या कर रही है, जो जितने उसको एमिशंस कट करने थे वो उससे ज़्यादा कट करेगी, ठीक है। रिपोर्ट सबमिटेड की गई है किसके द्वारा, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये किसको सबमिट करी है, दैट इज़ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इंडिया में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी किसको, UNFCCC को, कि हमने जो हमारे टारगेट से एमिशंस को कट करने के हमने उनको फुलफिल किया ऑफ द रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जो एक सेकेंड, यस अभी जो 3rd रिपोर्ट इंडिया ने दी है, जो बाईएनुअल रिपोर्ट, जो 3rd बाईएनुअल रिपोर्ट इंडिया ने दी है UNFCCC को, इसमें इंडिया ने बोला है कि इंडिया अपने ट्रैक पे है कि जिसमें उसको अपने एमिशंस कितने कम करने हैं, 2005 के मुकाबले 20 से 25% जो एमिशंस कम करने थे वो इंडिया क्या कर रहा है, उस ट्रैक पे है, ठीक है। इसके अलावा क्या अचीवमेंट्स हैं जो इंडिया ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडिया की जो एमिशन इंटेंसिटी है GDP की वो 24% रिड्यूस हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू 2005, मतलब 2005 से 2016 में हमने अपने जो एमिशंस हैं उसको 25% कट कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है उसको हमने इंक्रीज़ किया, नियर अबाउट 14 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ करी है, मतलब कि नियर अबाउट अब हमारी जो सोलर कैपेसिटी है वो 36.91 गीगावाट है अगर हम नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग देखें। इसके अलावा हमारे जो रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी हमारे 2.6 टाइम्स बड़ी है, ठीक है, और अब कितनी है, नियर अबाउट 90.39 गीगावाट है नवंबर 2020 में। इसके अलावा हमारे इंडिया का फॉरेस्ट ट्री कवर है वो भी 1.65% इंक्रीज़ हुआ है बिटवीन 2015 टू 2019। इसके अलावा हमारा जो पैट स्कीम है दैट इज़ द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, सो दैट हम क्या कर सकें, इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी एफिशिएंट बना सकें। इसकी वजह से हमारा नियर अबाउट 13.28 मिलियन टन हमने क्या करा है, सेव किया है, एनर्जी हमने इतना सेव किया, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से जो एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करने में क्या रखे हैं, बिल्कुल सक्षम रहे हैं। और इसके अलावा वो क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने क्या है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है उसको एक हॉर्टिकल्चर के अंडर स्टार्ट किया, ठीक है। हमने राइस इंटेंसिफिकेशन स्कीम्स का सिस्टम को अडॉप्ट किया, नीम कोटेड यूरिया, डायरेक्ट सीडेड एग्रीकल्चर, तो ये सब की चीज़ें हैं कि हमने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से जो एमिशन होता था वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इंडिया के जो नेशनल डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट्स क्या क्या, देखो हमारा क्या था, एमिशन रिडक्शन टारगेट हमारा ये था कि 2005 से 2030 के बीच में हमें 33 to 35% रिड्यूस करना है, और हम ऑलरेडी 24% कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें कार्बन सिंक कितना क्रिएट करना है, कार्बन सिंक का मतलब क्या है, जो वो चीज़ें जो आपके कार्बन को क्या करती हैं, मतलब सक करती हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ओशंस होगी, ठीक है। तो हमें एफोरेस्टेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो आपके कार्बन को क्या करते हैं, कैप्चर करती हैं, ठीक है। तो हमें एडिशनल क्या करना है, 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ
कार्बन इक्विवेलेंट मतलब कि इस तरह का एडिशनल फॉरेस्ट ट्री कवर बनाना है सो दैट वो इतना ज़्यादा बिलियन टन 2.5 थ्रू 3 बिलियन टन जो CO2 है उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, जैसे नेशनल अडेप्टेशन फंड है जिसमें नियर अबाउट 3,500 मिलियन रुपीज़ हैं, सो दैट हम कुछ इस तरह में इन्वेस्ट कर सकें जहाँ पे वल्नरेबल सेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड करना है। हम आपको पता है जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे बायो इथेनॉल हो गया, ठीक है, बायोडीजल हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, या हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है वो इंक्रीज़ करना है। नियरली 2030 तक हमें 40% करना है। और जो इसकी जो कैपेसिटी है वो हमें कितना इंक्रीज़ करना है रिन्यूएबल एनर्जी की, 175 गीगावाट बाय 2021 टू 2022, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि हमें क्या करना है, नियर अबाउट $31 मिलियन को खर्च करना है सो दैट हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कम्बाटिंग क्लाइमेट चेंज मतलब कि $2.5 ट्रिलियन इंक्लूडिंग नेशनल ग्रीन एनवायरनमेंट फंड फॉर, मतलब कि इसमें हम ये फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज को कम्बाट कर सकें। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स भी हैं जो इंडिया के अपने टारगेट्स हैं, दैट इज़ द लो कार्बन इंटेंसिव लाइफस्टाइल थ्रू सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है। अभी इसको हम कैसे करें, जैसे हम बिल्डिंग कोड्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, अपना लाइफ स्टाइल भी लो कार्बन इंटेंसिव लगा सकें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन वैल्यू टचेस न्यू हाई एट द 5 ट्रिलियन इन मार्च, 5 ट्रिलियन रुपीज़ है, ठीक है। देखो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो गाइस आपको पता है वैसे तो डीमोनेटाइजेशन हो गया तब से जो है डिजिटल पेमेंट थोड़ा को बूस्ट मिला, लेकिन जब से कोरोना आया तब से डिजिटल पेमेंट्स को और ज़्यादा बूस्ट मिल गया, ठीक है। अभी क्या जो UPI की जो वॉल्यूम और जो वैल्यू मतलब कि UPI के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये सिंपल बात है, ठीक है। UPI के थ्रू जो वॉल्यूम है वो नियरली 120% बढ़ी है और जो उसकी वैल्यू वो 144% बढ़ी है। अगर हम 2020 में इसी टाइम की बात करें, मतलब कि एक साल में इसकी जो वॉल्यूम है नियर अबाउट कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट स्पेशली जो UPI है वो बहुत ज़्यादा लोग इंक्रीज़ अडॉप्ट करें 2020 में क्योंकि कोविड की पेंडेमिक। अभी मैंने आपको बताया UPI आपको पता है ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है किसका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स क्या कर सकते हैं, एक सिंगल मोबाइल ऐप पे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब किसी के मोबाइल में कभी भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि उनका अगर अकाउंट लिंक हो, ठीक है। ये क्या करता है, सेवरल बैंकिंग फीचर्स को मर्ज किया है, मतलब कि आप जब मर्जी पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट क्या मतलब किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फंड को रूट कर सकते हो किसी और के थ्रू, ठीक है, या फिर मर्चेंट पेमेंट्स इनटू, तो मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काफ़ी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी है। इसके अलावा ये पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट, पीयर टू पीयर मतलब कि पर्सन टू पर्सन रिक्वेस्ट को कलेक्ट करता है, विच कैन बी शेड्यूल्ड एंड पेड एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब कि आप जब टाइम पे करना चाहो पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जो डिजिटल पेमेंट्स के हैं, वो है USSD चैनल, दैट इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा चैनल, जो अलाउ करता है मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को यूजिंग द बेसिक फीचर मोबाइल फोन। इसमें क्या आपको कोई मोबाइल इंटरनेट डाटा फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। इस तरह मतलब कि जैसे UPI के लिए तो आपको इंटरनेट की जरूरत है, लेकिन USSD के लिए आपको मोबाइल के इंटरनेट डाटा की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये भी NPCI के द्वारा है, दैट इज़ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बैंक लेड मॉडल है जो ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है एट पॉइंट ऑफ सेल, माइक्रो ATM बोलते हैं, थ्रू द बिजनेस कोरेस्पोंडेंट या फिर बैंक मित्र ऑफ एनी बैंक, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये RBI का इनिशिएटिव है और साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है, किसके अंडर, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। गाइस आप मुझे उसमें बताओगे कमेंट सेक्शन में IMPS, RTGS और एक NEFT, इन तीनों में से किसको NPCI ने लॉन्च किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज द पेमेंट एरियाज फ्रॉम शुगर मिल्स टू केन फार्मर्स गो अप टू ₹23,000 करोड़। अगेन गाइज ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगा, ठीक है। अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा ने शो किया कि 28 फरवरी तक जो ड्यूज थे वो नियरली 23,000 करोड़ है पेंडिंग फॉर द केन प्रोक्योर्ड इन द करंट सीजन विच बिगेन इन द अक्टूबर 2020। मतलब कि सिंपल बात ये, गन्ने को कौन खरीदता है, शुगर मिल्स के ओनर खरीदते हैं, ठीक है। शुगर मिल के ओनर्स खरीद सकते हैं किस पे, जो वहाँ का FRP होता है, ठीक है, फेयर एंड डिनोमिनेटर प्राइस, एक तरह का MSP होता है, लेकिन शुगर केन के लिए FRP होता है, ठीक है, उस प्राइस पे खरीद लेते हैं। लेकिन अब वो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट किनको देती है, शुगर मिल्स के जो ओनर्स होते हैं उनको देती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक 23,000 करोड़ है नहीं दिए हैं, जो कि इतना पैसा ड्यू पड़ा है, ठीक है। मिल ओनर सेंटर को बोल रहे हैं कि या तो आप मिनिमम जो सेलिंग प्राइस है शुगर का उनको हाइक करो सो दैट हम इशू को एड्रेस करें, ठीक है। इसके अलावा प्राइस हाइक के अलावा उन्होंने बोला कि आप कैसे लिक्विडिटी
लेके आ सकते हो अगर आप क्या कर सकते हो, जो सरप्लस स्टॉक है उसको रिड्यूस कर सकते हो थ्रू द एक्सपोर्ट। मतलब कि जो ज़्यादा अगर आपके पास गन्ना है तो उसको एक्सपोर्ट में मतलब कि रूट करो ना, क्यों अपने पास रखना है, ठीक है। तो ये बात बोला, ठीक है। जो प्राइस के जो शुगर के जो प्राइस है वो मार्केट ड्राइवन होता है, लेकिन सो दैट हम फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इसलिए मिनिमम सेलिंग प्राइस का जो कंसेप्ट है शुगर के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इससे जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर का उनको मिलता है, मतलब कि शुगर प्रोडक्शन का जो मिनिमम कॉस्ट है वो उनको मिल जाता है, सो दैट हम क्या कर सके, फार्मर्स को उनकी जो शुगर केन का प्राइस है उसको पूरा दे सके, ठीक है। शुगर केन प्राइसिंग आपको बारे में पता होना चाहिए। जो शुगर केन की प्राइसिंग है उसको गवर्न किया जाता है बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इशू किया जाता है अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एफआरपी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज अ फेयर एंड रेम्युनरेटर प्राइस को अनाउंस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन, अगेन गाइज एमएसपी भी इसी की रिकमेंडेशन भी किया जाता है, एफआरपी दैट इज द सीएसीपी, दैट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। इसके अलावा एफआरपी के अलावा कुछ स्टेट्स क्या है, अपना स्टेट स्पेसिफिक शुगर के प्राइस बोलते हैं, जिसे हम एसएपी बोलते हैं, दैट इज द स्टेट एडवाइस प्राइस है। ये यूजुअली एफआरपी से ज़्यादा होता है, लाइक एफआरपी अगर 10 रुपये हो गया तो उन्होंने +2 कर दिया किसी स्टेट में तो 12 रुपये दे दिया, ठीक है। इसके अलावा डुअल शुगर, मतलब कि अब क्या स्टेट्स अपना निकाल रहे हैं, सेंटर अपना निकाला है। डुअल शुगर के प्राइस की वजह से शुगर केन और शुगर इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्टोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो केन प्राइजेस जो मिलने चाहिए मतलब कि ओनर्स को शुगर मिल के, वो भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे, डेट इज़ द अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग लॉन्च्ड एम प्राइम, ठीक है। अभी क्या है एम प्राइम का मतलब है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक इनिशिएटिव है सो दैट हम क्या कर सके, साइंस में जो स्टार्टअप्स हैं या जो वेंचर्स हैं उनको प्रमोट कर सके, सपोर्ट कर सकें, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया किसके साथ, पार्टनरशिप करके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। इंप्लीमेंट किसके किया जाएगा, बाय द वेंचर सेंटर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। ये हर एक सीईओज के लिए ओपन है, या फिर जो सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजर्स हैं ऑफ एम फंडेड अटल इंक्यूबेशन सिस्टम, जो क्या करते हैं, डीप टेक एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म फॉर NCTE पोर्टल। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ऑफ द NCTE, दैट इज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल, ठीक है। प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सजेशंस को इन्वाइट करेंगे, उनके मेंबरशिप को इन्वाइट करेंगे कि आप एक ऐसा ड्राफ्ट बनाओ सो दैट हम किस तरह से जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स हैं उनको डेवलप कर सकें, मतलब कि टीचर्स के लिए भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको डेवलप कर सके, एंड नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप, मतलब इन दोनों के लिए क्या कर सके, किस तरह से स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सके, इसके लिए हम ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है। NCTE को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द NCTE एक्ट 1993 और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये कि हम क्या कर सके, टीचर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी प्लान कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके। इसके अलावा टीचर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट कर सके और उनके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए एंड टॉपिक्स के लिए, फाइन। नेक्स्ट है शांति और ओग्रसी। देखो कही थी टीचर्स की एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है टीचर से पढ़े लिखे होंगे तभी स्टूडेंट, आप देख लो बिहार में मैक्सिमम कभी आपने न्यूज़ देखा होगा टीचर्स को खुद नहीं आता था, ठीक है। नेक्स्ट है शांति ओग्रोशेना 2020, ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बांग्लादेश में होती है, जिसमें क्या हुआ, ये मेनली बर्थ सेनेटरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन, मतलब कि जैसे 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैं, तो बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, जिसको मार्क के 50 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बांग्लादेश के अंदर कंडक्ट किया था, ठीक है। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, इसके अलावा कुछ और कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट है विंड पैटर्न एंड द वेंटिलेशन इंडेक्स फोरकास्ट। अभी क्या है, ये जो फोरकास्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो इसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए, जैसे मौसम आप जो क्या करता है 450 सिटीज़ में वेदर कंडीशन को फोरकास्ट करता है, जो अगले पिछले 24 घंटे से लेकर अगले 7 दिन तक की वेदर कंडीशन आपको शो करता है। मेघदूत ऐप क्या करता है, लोकेशन प्रोवाइड करता है, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो, मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वेदर की जो जानकारी है, क्रॉप से रिलेटेड जो जानकारी है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करता है उनकी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। दामिनी ऐप इसको किसके द्वारा डेवलप की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ, फॉर लाइटनिंग वार्निंग, मतलब कोई बिजली जैसे कुछ आ रहा है तो उसकी वार्निंग प्रोवाइड करता है। लास्ट न्यूज दैट इज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अभी क्या रजनीकांत जी को नॉमिनेट किया गया फॉर दिस अवार्ड सो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड द स्क्रीन राइटर। अवार्ड को पहली बार 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट सो दैट वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमास को ऑनर कर सके। धूंधीराज गोविंद फलके, पॉपुलरली नोन एज दादा साहेब फाल्के, ठीक है।
इन्होंने पहली जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र उसको बनाया था 1913 में। इस अवार्ड को अनाउंस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, जो रिकॉग्नाइज करती है कि हमारी फिल्म पर्सनैलिटीज़ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो ग्रोथ कर रहे हैं और इंडिया सिनेमा को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड जिनको ये मिला था वो देविका रानी को मिला था। ठीक है, तो सिंपल बात है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मेन हम किनको देते हैं, जो एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या स्क्रीन राइटर्स को होते हैं। 1913 में सबसे पहले 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को मतलब कि डेवलप किया था, जिनका नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के। और पहला जो अवार्ड था वो किनको मिला था, देविका रानी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।